मैं संगीता आज आप लोगों को यूनान की एक गरीब लड़का की कहानी सुना रही हूँ। किसी समय निर्धन दास का नाम एक किरियो था। वह ललित कलाओं का पुजारी था। सौंदर्य उसका देवता था। मूर्तिकला उसे प्रभु से संस्कार रूप में मिली थी। मूर्तियों के संबंध में उसके मस्तिष्क में विचित्र कल्पनाएं थी। वह यूनान का निवासी था। वहाँ एक कानून था जिसके अनुसार कोई भी गुलाम स्वाधीन व्यक्ति की भांति ललित कलाओं का अध्ययन नहीं कर सकता था। जिन दिनों यह प्रतिबंधात्मक कानून लागू किया गया, उन दिनों किरियो एक से एक सुंदर मूर्तियां बनाने लगा था। संगमरमर के टुकड़ों पर वह अपनी विचित्र कला बिखेर रहा था। उन मूर्तियों में उसकी आत्मा का सौंदर्य उमड़ा रहता था। वे मूर्तियां उसके हृदय की प्रतिबिंब थी। उसका उद्देश्य एथेंस के महान नेता और शासक पेरिक्लिस से पुरस्कार प्राप्त करना था, परंतु कानून ने एक दिन उसकी आशाओं पर पानी फेर दी। कलाकार किरियो की एक बहन थी। वह भी इस कानून के कारण अत्यंत दुखी थी। वह अपने भाई को कष्ट को नहीं देख सकती थी। वह बोली, भैया तुम मकान के तहखाने में जाकर अपना काम करो। अपना सारा सामान भी वहीं ले जाओ। मैं तुम्हें भोजन पानी वहीं पहुंचा दूंगी। तुम अपना काम चालू रखो। जैसे भी होगा मैं तुम्हारी सहायता करूंगी। प्रभु हमारा साथ देंगे। किरियो अपना सामान लेकर तहखाने में चला गया। वह दिन रात वहाँ काम में लगा रहता। अपनी प्रतिभा का फूल वह संगमरमर के पर बिखरता और बहन उसकी सेवा में लगी रहती। आखिरकार एथेंस में कला प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। समस्त यूनान वासियों को इसे देखने के लिए आमंत्रित किया गया। पेरिक्लिस समारोह के अध्यक्ष बने। यूनान के महान कलाकार मूर्तिकार फिडियस, दार्शनिक सुकरात तथा सोकेलीज आदि महान हस्तियां उनके पास बैठी थी। श्रीमती एम्बिसिया भी वह बैठी थी। देश भर से आए उच्च कलाकृतियों के नमूने वहाँ मौजूद थे। अलग अलग कलाकारों के कार्य अलग अलग खंडों में रखे गए थे। सबका ध्यान बार बार एक खंड विशेष की ओर खींच रहा था। वहाँ रखी मूर्तियों से ऐसा लगता था मानो ललित कलाओं के देवता अपोलो ने उन्हें अपने हाथों गढ़ा हो। वे इतनी सजीव थी कि सब यह जानने को उत्सुक हो गए कि उनके निर्माता कौन है। कलाकार भी उन मूर्तियों से टपकती ताजगी देखकर उस अज्ञात कलाकार से ईर्ष्या करने लगे थे। कला समीक्षक और कला पारखी उन मूर्तियों के निर्माता को देखना और उससे मिलना चाहते थे। चारों ओर से आवाजें उठने लगी, इन मूर्तियों को बनाने वाला कलाकार कौन है? कोई जवाब न मिला। चौकीदार बार बार यह सवाल पूछते, लेकिन कोई उत्तर न मिलता। लोगों की उत्सुकता बढ़ रही थी। लोग मूर्तियां बनाने वाले के संबंध में तरह तरह की बातें कहने लगे थे। तभी कुछ लोग एक लड़की को घसीटकर सभा स्थल में लेकर आए। लड़की के कपड़े अस्त व्यस्त थे, बाल रूखे बिखरे और ओठ सूखे हुए थे, परंतु उसके चेहरे से विशेष प्रकार के स्वाभिमान से मिश्रित दृढ़ता प्रकट हो रही थी। लड़की को घसीटकर लाने वाले रक्षकों ने चिल्लाकर कहा, यह लड़की कलाकार को जानती है, लेकिन उसका नाम नहीं बताती। लड़की से पुनः पूछा गया, परंतु उसने अपना मुख नहीं खोला। उसे चेतावनी दी गई कि उत्तर न देने पर उसे कठोर दंड दिया जाएगा, लेकिन उसने फिर भी मुंह न खोला। पेरिक्लिस समेत सभी दर्शकों की जिज्ञासा और उत्कंठा बढ़ रही थी। पेरिक्लिस ने कहा, कानून का पालन तो होना ही चाहिए। इस लड़की को बंदी गृह में डाल दो। बात अभी पूरी भी न हुई थी कि एक युवक भीड़ में से निकलकर पेरिक्लिस की ओर लपका और दौड़कर उनके चरणों में गिर पड़ा। बोला, मेरी बहन को माफ करो, बचाओ। वह मेरी सगी बहन, दोषी वह नहीं, मैं हूँ। ये मूर्तियाँ मेरे गुलाम हाथों ने बनाई। युवक के बाल उड़ रहे थे, मगर आंखों में प्रतिभा की
ज्योति चमक रही थी। युवक की बात सुनते ही भीड़ क्रोधित हो उठी। गुलाम और कला, इसे तहखाने में बंद कर दो। हो सकता है जनता उस पर हमला कर देती, परंतु तभी पेरिक्लीस खड़ा होकर बोला, नहीं, यह नहीं होगा। जब तक मैं जीवित हूँ ऐसा नहीं हो सकता। एक बार इसकी कृतियों को तो देखिए कला के देवता अपोलो खुद कह रहे हैं कि यूनान का यह कानून कितना निर्दयी है। कानून का उद्देश्य कला का विकास करना है। हमारा कला प्रेम और कला के प्रति समुचित सम्मान ही हमें अमर बना सकता है, बंदीगृह या दंड नहीं। इस युवक की जगह बंदीगृह में नहीं, इसकी जगह मेरे पास है। इसे मेरे पास लाओ। हजारों दर्शकों की भीड़ के समझ श्रीमती एम्ब्रोसिया ने विजय का मुकुट क्लियो के सिर पर रख दिया। लोगों ने तुमुल हर्षध्वनि की और इस हर्षध्वनि में एम्ब्रोसिया ने उस गुलाम लड़की का चुम्बन लिया और कुछ ही पलों में एथेंस का यह कानून बदल गया।